गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ फिजिक्स में 12th क्लास में नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्टी इसको पढ़ा रहे हैं। नाभिकीय रिएक्टर को इंग्लिश में न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, इसी को परमाणु भट्टी भी कहता है। परमाणु भट्टी मतलब एटॉमिक फर्नेस, ठीक है। तो किसे कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर, ये किस काम आता है, तो इसको पढ़ने से पहले हम जिक्र करेंगे नाभिकीय विखंडन का। आपने पिछले टॉपिक में नाभिकीय विखंडन पढ़ा था और ये देखा था कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया में किसी भारी नाभिक पर जब न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो भारी नाभिक दो अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में टूट जाता है और इस प्रक्रिया में 2 या 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे थे और वो 2 या 3 न्यूट्रॉन पुनः क्या कर रहे थे, अन्य भारी नाभिकों का विखंडन कर रहे थे। इस प्रकार से नाभिकीय विखंडन की क्रिया अगर एक बार शुरू हो गई तो ये क्रिया लगातार जारी रहती है जब तक कि पूरा भारी नाभिक वाला पदार्थ खत्म न हो जाए, ठीक है। यानी श्रृंखला विक्रिया वहां पर चलती रहती है, ठीक है। तो उसमें मैंने 2 प्रकार की क्रियाएं श्रृंखला विक्रिया पढ़ाई थी, एक तो नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया, एक अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। तो नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया वो थी जिसमें नाभिकीय विखंडन की क्रिया को मंदक या नियंत्रकों का उपयोग करके उसको नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन क्रिया में उत्पन्न होते हैं 2 या 3 न्यूट्रॉन, उनमें से केवल एक न्यूट्रॉन को ही क्या कराया जाता है, आगे अन्य भारी नाभिकों का विखंडन करने के लिए भेजा जाता है, बाकी न्यूट्रॉन को ब्लॉक कर दिया जाता है मंदक या नियंत्रक क्षणों के द्वारा। और जो दूसरा श्रृंखला विक्रिया क्या थी, अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। तो अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया में क्या होता है कि नाभिकीय विखंडन में जो न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं 2 या 3 न्यूट्रॉन, वो प्रत्येक न्यूट्रॉन क्या करता है, अन्य भारी नाभिकों का विखंडन करता है। पुनः न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, वो अन्य भारी नाभिकों का विखंडन करते रहते हैं। यानी जब तक पूरा भारी नाभिक वाला पदार्थ खत्म नहीं होता तब तक उत्पन्न न्यूट्रॉन नाभिकों का विखंडन करते रहते हैं। यानी लगातार वो विखंडन की प्रक्रिया चलती रहती है, उसको नियंत्रित नहीं किया सकता, इसलिए उसका नाम है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया ज्यादा घातक है, इस पर आधारित युक्ति है परमाणु बम। जबकि नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया में क्या होता है, उसमें नाभिकीय विखंडन की क्रिया को नियंत्रित किया सकता है मंदक और नियंत्रक क्षणों के द्वारा, तो इसलिए उसका उपयोग शांति मय कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे नाभिकीय रिएक्टर। तो हम आज उसी का जिक्र कर रहे हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित ऐसी युक्ति है, नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा जिसका उपयोग रचनात्मक और शांतिमय कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग रचनात्मक और शांतिमय कार्यों के लिए किया जाएगा। इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा का उपयोग विद्युत को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। यहां पर एक रेखा चित्र बनाया हमने, इसका एक डायग्राम बना दिया हमने, ब्लॉक डायग्राम किसका, परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर का। तो परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भाग कौन है, तो इसके प्रमुख भाग हैं, सबसे पहले है इसका भाग ईंधन। सबसे पहला भाग क्या है, ईंधन, ठीक है। इसमें सबसे पहला भाग आएगा ईंधन, 1 by 1 ईंधन, ठीक हो गया। फ्यूल। तो ईंधन कौन होता है इसमें, ये बताना है इसमें ईंधन कौन होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए किसी भारी नाभिक वाले पदार्थ का उपयोग करते हैं। कौन है भारी नाभिक, जैसे यूरेनियम, ड्यूटेरियम नहीं है, ड्यूटेरियम तो बहुत हल्का है। यूरेनियम 235 92 इसका परमाणु क्रमांक हो गया। थोरियम, पोलोनियम, ये इनका उपयोग किया जाता है। थोरियम,
THS का सूत्र। तो इसमें मेनली यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। किसी नाभिक के रिएक्टर में यूरेनियम का, किसी में पोलोनियम का, किसी में थोरियम। ठीक है, तो इन पदार्थों का उपयोग ईंधन के रूप में नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। अब होता यह है कि नाभिकीय रिएक्टर में पहले से ही वहां न्यूट्रॉन मौजूद रहता है, तो वो न्यूट्रॉन क्या करता है, इन यूरेनियम या पोलोनियम या थोरियम के नाभिकों से टकराकर वहां पर विखंडन की क्रिया को शुरू करता है। ठीक है, और इसमें जैसे ये इसका अगर कभी आता है नाभिकीय रिएक्टर का सक्रिय भाग कौन है, तो सक्रिय भाग ही है ईंधन। क्यों, अगर ये नहीं होगा तो विखंडन की क्रिया शुरू नहीं होगी। सबसे सक्रिय भाग यही होता है। दूसरा इसमें है मंदक। मंदक इसको कहते हैं मॉड्यूरेटर। ठीक है, मंदक, मॉड्यूरेटर। तो इसको देखिए, ये क्या चीज है कि नाभिकीय रिएक्टर में जब यूरेनियम का विखंडन होता है, ठीक है, यूरेनियम 235 का जब विखंडन होता है न्यूट्रॉन के द्वारा, कि यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, ठीक है, तो अगर ये न्यूट्रॉन मंदगामी है, अगर इन न्यूट्रॉनों का वेग, इनकी गतिज ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो इतनी कम गतिज ऊर्जा के जो न्यूट्रॉन होंगे वो यूरेनियम 235 का विखंडन तो कर देते हैं, और तब यहां पर बेरियम, क्रिप्टन और न्यूट्रॉन और गामा किरण के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इसमें अगर यहां पर इस न्यूट्रॉन का जो गतिज ऊर्जा अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो ये न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 का विखंडन कर देते हैं, और ये मंदगामी न्यूट्रॉन है ये, तो ये न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 का विखंडन नहीं कर पाते, क्योंकि हमने बताया था प्रकृति में यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 मौजूद है। ठीक है, यूरेनियम 238 बहुत अधिक मात्रा में 99.3% के रूप में, और ये 0.7% के रूप में बहुत कम है। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो न्यूट्रॉन है मंदगामी न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा वाला, ये जो है यूरेनियम 235 का विखंडन करेगा, और यूरेनियम 238 का विखंडन ये नहीं कर पाता है। ठीक है, परंतु अगर इसकी ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है, देखिए अगर इसकी ऊर्जा जैसे माना 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, परंतु और किससे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है, अगर इस न्यूट्रॉन की ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच है, ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 का विखंडन तो कर देगा, पर ये यूरेनियम 238 के द्वारा अवशोषित भी हो जाता है। यहां पर इस चीज की प्रबल संभावना रहती है कि यूरेनियम 238 इस न्यूट्रॉन का विखंडन कर दे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं खाली वहां यूरेनियम 235 के परमाणु होंगे, इसके भी होंगे। तो होता क्या, अगर न्यूट्रॉन की ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे थोड़ा कम है, तो ऐसे न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 के द्वारा अवशोषित भी हो जाते हैं। अगर ये यूरेनियम 238 इन न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेगा, तो यूरेनियम 235 का विखंडन करने के लिए न्यूट्रॉन वहां पर मौजूद नहीं रह पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि यूरेनियम 238 के परमाणु बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो ये यूरेनियम 238 यूरेनियम न्यूट्रॉनों का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। तो इससे बचने के लिए यह जरूरी है कि यूरेनियम 238 इन न्यूट्रॉनों का अवशोषण न कर पाए। किन न्यूट्रॉनों का अवशोषण करता है यूरेनियम 238? जिन न्यूट्रॉनों की ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। तो ऐसे न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 का विखंडन तो नहीं कर पाते, पर इसके द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। यूरेनियम 238 के विखंडन के लिए कैसे न्यूट्रॉन चाहिए? तीव्रगामी। कितने तीव्रगामी? ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी ऊर्जा
1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, यानी ग्रेटर देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर न्यूट्रॉन की ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है तो तब ऐसे न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 का विखंडन कर देते हैं, पर यहां पर ऐसा नहीं है। अगर न्यूट्रॉन की ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है, तो ऐसे न्यूट्रॉन ये यूरेनियम 238 के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। अतः यूरेनियम 235 के विखंडन के लिए वहां पर न्यूट्रॉन कम पड़ जाता है। तब विखंडन कहां से होगा इसका? तो इससे बचने के लिए कि यूरेनियम 238 इतनी अधिक ऊर्जा वाले 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों का अवशोषण न कर पाए, इससे बचने के लिए यहां पर यह जरूरी है कि इन न्यूट्रॉनों की ऊर्जा को कम किया जाए। ठीक है, तो इनकी ऊर्जा को कम करने के लिए इनको मंद करना पड़ता है, इनकी गति ऊर्जा मंद करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है, इनके वेग को कम करना पड़ता है। जब इनका वेग कम हो जाएगा तो गति ऊर्जा अपना भी कम हो जाएगी। तो इन तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों को मंदगामी करने के लिए यहां पर कुछ विशेष पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ऐसे पदार्थ जिनका द्रव्यमान, जिनके परमाणुओं का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि का हो। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है तो करीब करीब उतने द्रव्यमान वाले परमाणुओं से बने पदार्थ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ होते हैं हाइड्रोजनीय पदार्थ। जैसे कौन कौन से पदार्थ हैं? जैसे हम कह सकते हैं साधारण जल, उसमें H2O होता है ना, H तो है ना, तो H के परमाणु का जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन से बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, भारी जल, D2O जिसे आप कहते हैं, मैं ये बता रहा हूं कि मंदक के रूप में हम किनका प्रयोग करेंगे? मंदक के रूप में उनका प्रयोग करेंगे जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन या अन्य तत्व के परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि का हो, इससे बहुत ज्यादा न हो। ठीक है, यानी करीब करीब समान द्रव्यमान हो। भारी जल में भी क्या होता है? भारी हाइड्रोजन होता है, उसका द्रव्यमान भी क्या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत डिफरेंस नहीं है। ग्रेफाइट, बेरिलियम, हीलियम, द्रवित हीलियम, इसके परमाणु का द्रव्यमान भी ये न्यूट्रॉन से बहुत ज्यादा डिफर नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इन तत्वों का उपयोग किया जाता है मंदकों के, इन तत्वों को या यौगिकों का या जैसे भारी जल है, इनका उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। ठीक है, तो होता क्या है, यहां पर कौन सी थ्योरी यूज होती है कि जब न्यूट्रॉन अपने लगभग समान द्रव्यमान वाले ग्रेफाइट कण से टकराएगा या भारी जल से टकराएगा, के परमाणु से टकराएगा, तो जब ये टकराता है तो जो गतिमान न्यूट्रॉन है इसका वेग क्या होता है? कम हो जाता है, इसका वेग कम हो जाता है। ठीक है, या तो रुक जाएगा या तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी थ्योरी को, यानी जब न्यूट्रॉन इन मंदक वाले तत्वों के परमाणु से संघट करता है तो समान द्रव्यमान होने के कारण इस गतिमान न्यूट्रॉन का वेग संघट के बाद कम हो जाता है, अर्थात ये मंद पड़ जाता है। ठीक है, और तब ये मंद पड़ जाएगा तो इसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तब कम गतिज ऊर्जा होने के कारण तब ये यूरेनियम 238 के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि यूरेनियम 238 इसको तभी अवशोषित करेगा जब इसकी गतिज ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की होगी। तो जब ये मंद पड़ जाता है तो इतना मंद पड़ जाता है कि इसकी गतिज ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम हो जाती है, तब ये यूरेनियम 238 इसको अवशोषित नहीं कर पाता, और ऐसी स्थिति में तब ये केवल यूरेनियम 235 का ही विखंडन कर पाता है। ठीक है, ये यहां पर इसकी थ्योरी है। और मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? मंदक के रूप में भारी जल, ग्रेफाइट, हीलियम, बेरिलियम, इनका उपयोग किया जाता है। पर जो ये द्रवित हीलियम है और बेरिलियम है, ये बहुत आसानी से प्राप्त भी नहीं होते हैं और महंगे भी हैं। ठीक है, तो द्रवित हीलियम और बेरिलियम
ये आसानी से प्राप्त नहीं हो पाते हैं और अत्यधिक महंगे होने के कारण इनका उपयोग मंदक के रूप में नहीं किया जाता है और मंदक के रूप में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है भारी जल और ग्रेफाइट का। ठीक है, भारी जल का जब उपयोग करते हैं मंदक के रूप में, यहां पर एक चीज देखिए, यदि हम भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में करते हैं तो यहां पर एक परेशानी आती है कि भारी जल यदि मंदक के रूप में उपयोग हो रहा है तो ये न्यूट्रॉन को मंद तो कर देता है पर साथ ही न्यूट्रॉनों का अवशोषण भी करने लगता है, ये न्यूट्रॉन को अवशोषित भी करता है। ठीक है, ये वाला। इससे क्या होगा, विखंडन के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या कम होने लग जाएगी। तो भारी जल न्यूट्रॉन को मंद करने के साथ साथ न्यूट्रॉनों का अवशोषण भी करता है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि जिन रिएक्टरों में भारी जल का मंदक के रूप में उपयोग होगा उन रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम बहुत समृद्ध क्वालिटी का होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। ऐसा यूरेनियम होगा जिसके विखंडन से 3-3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे होंगे। किसी में आपने देखा ना 2-2 भी उत्पन्न हो रहे थे। तो समृद्ध यूरेनियम यानी अच्छी क्वालिटी का जो यूरेनियम होगा उसका हम क्या करते हैं, उपयोग कर, जिस रिएक्टर में उपयोग करेंगे उस रिएक्टर में भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, और अन्यथा ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट भी मंदक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि मंदक के रूप में प्रयोग में आने वाले 2 पदार्थों के नाम लिखिए, भारी जल, ग्रेफाइट। 4 आ गया तो बेरिलियम, हीलियम, द्रवित हीलियम, ये भी है। ठीक हो गया ना। अब देखिए इसमें तीसरा नियंत्रक क्षण। तो यहां पर देखिए ये क्या है, ये ब्लॉक डायग्राम है, माना आप इसको एक घन या घनाभ के रूप में मान सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये नाभिकीय रिएक्टर है, इसमें जो है ग्रेफाइट की ईंटें होंगी। जैसे माना यह है कमरा, ये ग्रेफाइट की ईंटों से बना हुआ है। माना मैं इसको नाभिकीय रिएक्टर मान लूं, तो यहां जो ईंटें हैं इनको मान लो ग्रेफाइट की ईंटें। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट की ईंटें लगी। इन ईंटों के बीच कहीं कहीं पे बेलनाकार छिद्र बने होंगे। उन बेलनाकार छिद्रों से क्या नियंत्रक छड़ें, सुरक्षा छड़ें या यूरेनियम की छड़ें गुजारी जाती है। ठीक है, जैसे एक बेलनाकार यहां पर छेद बना दिया, ऐसे सुरंग टाइप के बना दी इसमें। ठीक है, उससे क्या कर दी, यूरेनियम की छड़ें जगह जगह से इसमें अंदर आई। नहीं तो यूरेनियम का विखंडन कैसे होगा। ठीक है, अगर यूरेनियम ज्यादा मात्रा में आपने यूरेनियम की जो छड़ है ज्यादा मात्रा में अंदर डाल दी तो उसके ज्यादा पार्ट का विखंडन होगा, कम मात्रा में डाले तो कम पार्ट का होगा। यहां अंदर पहले से न्यूट्रॉन उपस्थित रखा जाता है। ठीक है, पर इसकी जो दीवारें होंगी वो ग्रेफाइट की ईंटों से बनी होंगी। ग्रेफाइट वहां पर क्या करता है, मंदक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वो इसीलिए उसकी ईंटें लगा रखी है। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या है इसका, नियंत्रक छड़ें। कंट्रोलर रॉड्स तो नियंत्रक छड़ों का उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए। ठीक है, कि नाभिकीय रिएक्टर में क्योंकि प्रत्येक भारी नाभिक के विखंडन से 2 या 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, तो नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया को जारी रखने के लिए जो 3 या 2 न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं उनमें से अधिकांश न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर दिया जाता है किसी पदार्थ के द्वारा, और केवल एक जो न्यूट्रॉन बचता है वही क्या करता है, आगे विखंडन प्रक्रिया को जारी रखता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए कैडमियम की छड़ों का उपयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है नियंत्रक छड़ के रूप में, किस पदार्थ का यूज करते हैं, कैडमियम। तो यहां पर क्योंकि कैडमियम न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेता है, इस पदार्थ की विशेषता है। तो कैडमियम न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेता है, इसलिए कैडमियम की छड़ों को नियंत्रक छड़ के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग में लाते हैं। और कैसे रखेंगे इसको, जो ग्रेफाइट की ईंटों से बनी हुई दीवार है उस दीवार में जगह जगह पे क्या बना रखें, होल बना रखें। ठीक है, तो उन होल से क्या करते हैं, कैडमियम की जो छड़ है उनको अंदर
गुजारते हैं कुछ हिस्सा, जैसे यहां पर ये है, ये कैडमियम की छड़ है, ये तो ये इन छिद्रों के रास्ते अंदर होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक छड़, दो छड़, एक छड़ यहां बना रखे, तीन छड़ ये बना रखे, ठीक है। ये यूरेनियम की छड़ है, ये काली काली, ठीक है। यूरेनियम की छड़ भी क्या होगी, ये अंदर इसमें इस रिएक्टर की कुछ हिस्सा इसका अंदर होगा, कुछ हिस्सा बाहर होगा, ठीक है ना। तीसरा ये हो गया नियंत्रण छड़ें, कैडमियम की छड़ इसमें प्रयोग में लाई जाती है, ठीक। चौथा जो इसका पार्ट है वो है शीतलक, कूलेंट। शीतलक कूलेंट, आपने इसका नाम सुना होगा कहीं, गाड़ियों में पड़ता है कूलेंट, ठीक है। जब अत्यधिक इंजन गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए कूलेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। भले वहां कूलेंट कोई और पदार्थ होगा, इसमें कोई और पदार्थ होगा, कूलेंट कूल से बना है, कूलेंट, ठीक हो गया। तो देखिए कूलेंट, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, जब नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया चलती है तो उस दौरान अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। बताया था ना उसमें, एक भारी नाभिक से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तो पता नहीं कितने नाभिकों का वहां पर विखंडन होगा, तो इससे बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अत्यधिक ऊर्जा नाभिकीय विखंडन की क्रिया में उत्पन्न होने के कारण यहां पर अत्यधिक ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण वहां पर जो है उस ऊष्मीय ऊर्जा से बचने के लिए या उस ऊष्मीय ऊर्जा के प्रभाव को कम करने के लिए वहां पर शीतलकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नहीं तो गर्म हो जाएगा वो पूरा, ठीक। तो शीतलक कौन कौन है, शीतलक ऐसे पदार्थ होंगे जिनकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी, जिनकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी, ठीक है। तो जैसे जल हो गया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये जो है वहां पर शीतलक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठंडी हवा, ये भी एक अच्छा शीतलक है, ठीक है। ठंडा जल, ये भी अच्छा शीतलक है, ठीक हो गया ना। यहां पर लिखा हुआ है ठंडा जल, ठंडा या ठंडी हवा, और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी शीतलक है। तो इनका प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में, और शीतलक वो पदार्थ होना चाहिए जिसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक हो। अधिक विशिष्ट ऊष्मा होने का मतलब है जैसे जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, तो इसका अर्थ क्या है कि जल जब किसी गर्म पदार्थ के ऊपर डाला जाएगा तो जल के तापमान में कम वृद्धि होने के बावजूद उस वहां पर ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, काफी कम हो जाती है, ठीक है। अरे जब हम जल किसी गर्म पदार्थ के ऊपर डालेंगे तो उस गर्म पदार्थ का तापमान तो घटेगा, जल का तापमान बढ़ेगा, पर जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, तो जब जल किसी गर्म पदार्थ के ऊपर डाला जाएगा तो जल के तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होती है, पर जल के तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि न होने के बावजूद वहां पर ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, काफी कम हो जाती है। वो पदार्थ जो गर्म था पहले वो काफी ठंडा हो जाएगा, गर्म पदार्थ जल डालने पे काफी ठंडा हो जाएगा, परंतु इससे जो है जल के तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है उनका उपयोग शीतलक के रूप में करते हैं, इसीलिए जल का या CO2 का या ठंडी हवा का उपयोग करते हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या करते हैं, जो जल है, माना अगर हम जल का प्रयोग शीतलक के रूप में कर रहे हैं तो उसको पाइप लगे रहते हैं यहां अंदर, ठीक है, ये फिटिंग होगी पूरी पाइपों की। तो जो रिएक्टर वाला चैम्बर होगा उसमें दीवारों पर पाइप
से फिटिंग बनाई रहती है और उन पाइपों से जो है शीतलक वाले जल को या कार्बन डाइऑक्साइड या ठंडी हवा को गुजारा जाता है और तब वहां पर उसको ये रिएक्टर के अंदर जल का छिड़काव या ठंडी हवा का को भेजा जाता है या CO2 को भेजा जाता है, जिससे कि वहां पर उसमें ऊर्जा का मान या ऊष्मा का मान कम हो जाता है। ठीक है, गर्मी कम हो जाएगी वहां अंदर। इसके बाद अगला है इसमें सुरक्षा छड़ें। सुरक्षा छड़ें सुरक्षा छड़ें, ये छड़ें तो सेफ्टी रॉड्स, सेफ्टी रॉड्स। सुरक्षा छड़ें क्या है? जब कभी नाभिकीय रिएक्टर में किसी दुर्घटना की आशंका हो, ठीक है, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न हो गई, हो सकता है उससे कुछ दुर्घटना होने की संभावना हो, ठीक है, या नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को बंद करना हो, तो इसके लिए जो है सुरक्षा छड़ों का उपयोग किया जाता है। तो सुरक्षा छड़ें भी क्या, ये भी कैडमियम की छड़ें हैं। ये क्या की जाती है, जैसे ये यहां पर लगाई हुई, जब नाभिकीय विखंडन की क्रिया को बंद करना होता है तो इन छड़ों को पूरा अंदर इस रिएक्टर के अंदर भेज दिया जाता है, रिएक्टर के अंदर डाल दिया जाएगा और जब शुरू करना होगा तो इन छड़ों को बाहर खींच दिया जाएगा। जैसे सोचिए यहां छड़ लगी है, ये है छड़ लगी, जब नाभिकीय विखंडन की क्रिया को बंद करना होगा तो ये छड़ें बाहर से अंदर इसके अंदर डाल दी जाएगी। इनका कुछ सब दीवार के बाहर, कुछ सब दीवार के अंदर। तो जब क्रिया बंद करनी होगी विखंडन की तो इनको पूरा अंदर भेज दिया जाएगा, जब क्रिया शुरू करनी होगी तो इनको पूरे बाहर की ओर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो जब अंदर भेज दिया तो ये क्या कर लेंगे, जब ये छड़ें पूरी तरह से अंदर चल जाएंगी तो ये वहां पर उत्पन्न न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेंगे और जब न्यूट्रॉनों का अवशोषण हो जाएगा तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सुरक्षा छड़ों का उपयोग किया जाता है इसमें कि कभी जैसे नाभिकीय विखंडन की क्रिया को बंद करना है या दुर्घटना से बचना है तो उस समय सुरक्षा छड़ों को नाभिकीय रिएक्टर के अंदर भेज दिया जाता है, डाल दिया जाता है पूरी तरह से। फिर इसका है एक और पार्ट, परिरक्षक, शील्ड, परिरक्षक। शील्ड, परिरक्षक, शील्ड। क्या है ये? आप ये जानते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया संपादित होती है। इस क्रिया में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस ऊर्जा उत्पन्न होने के दौरान यहां पर कुछ विशेष प्रकार की घातक किरणें भी निकलती हैं। जैसे मैंने जिक्र किया था यूरेनियम थोरियम का विखंडन होता है ना इसमें। यूरेनियम थोरियम एक रेडियोएक्टिव पदार्थ भी है और इनसे अल्फा बीटा गामा किरणें भी निकलती हैं जो कि वहां पर कार्य, नाभिकीय रिएक्टर के आसपास कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए घातक होती है। ठीक है ना, रेडियोएक्टिव पदार्थ घातक होते ही है। तो इनसे बचने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न ऊर्जा के प्रभाव और वहां पर उत्पन्न कुछ विकिरणों, घातक विकिरणों के प्रभाव से बचने के लिए परिरक्षक का उपयोग किया जाता है। परिरक्षक के रूप में यहां पर क्या करते हैं, जो ये ग्रेफाइट की दीवार है, ग्रेफाइट की दीवार के बाहर से सीमेंट की मोटी मोटी दीवारें बना दी जाती है। ये ग्रेफाइट की दीवारें माना तो इसके बाहर से कुछ दूरी पे क्या कर देते हैं, सीमेंट की दीवारें बना देते हैं। सीमेंट की मोटी मोटी दीवार ग्रेफाइट की दीवार के बाहर से बना दी जाती है और सीमेंट की यही दीवारें क्या है, वहां पर परिरक्षक के रूप में रहती हैं। ये वहां, इससे क्या होता है, वहां पर कार्य करने वाले, रिएक्टर के आसपास कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनका विखंडन की क्रिया में उत्पन्न घातक किरणों से बचाव होता है। ठीक हो गया। अब यहां पर जो यूरेनियम छड़ है, इस यूरेनियम छड़ में क्या होगा, देखिए यहां पे जो ये यूरेनियम की छड़ यहां पर नाभिकीय विखंडन के लिए प्रयोग में लाई जा रही है, इस यूरेनियम छड़ का ऑक्सीकरण न हो
इससे बचने के लिए इस यूरेनियम की छड़ को एक एल्यूमिनियम की छड़ के अंदर डाला जाता है। एल्यूमिनियम की एक बेलनाकार छड़ होगी, उसके अंदर यूरेनियम की छड़ डाल दी जाती है। ऐसा करने से वहां पर यूरेनियम का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी पड़ती है कि यूरेनियम की छड़ में जो यूरेनियम की जो छड़ है उसमें यूरेनियम छोटी छोटी जो गोलियों के रूप में होगा या जिस भी आकार में है, तो यूरेनियम का जो आकार होगा वो क्रांतिक आकार से अधिक रखा जाता है। ठीक है। यूरेनियम की छड़ों का आकार क्रांतिक आकार से अधिक रखा जाता है। क्रांतिक आकार किसे कहते हैं कि क्रांतिक आकार वह न्यूनतम आकार है जिसके द्वारा जिसकी छड़ें होने पर ही क्या होता है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया शुरू हो पाती है। अगर यूरेनियम की छड़ का आकार, यूरेनियम का आकार नाभिकीय आकार से कम है तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया को जारी रखने के लिए यूरेनियम या थोरियम यानी भारी नाभिकों का आकार एक विशेष आकार से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। नाभिकीय विखंडन की क्रिया को शुरू करने के लिए, जारी रखने के लिए भारी नाभिकों के आकार जो हैं वो एक विशेष आकार से बड़े होने चाहिए और इस न्यूनतम आकार को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक आकार कहते हैं। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, कैसा क्या है इसका कारण। तो आज आपने यहाँ पे परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर पढ़ा और इसके द्वारा क्या होता है भाई, यहाँ देखिए इसमें जो हमने इसमें ठंडा जल डाला था, शीतलक के रूप में डाला था ना, तो ठंडा जल जब यहाँ अंदर डालेंगे तो वो क्या करेगा, वहां ऊष्मीय ऊर्जा के प्रभाव को कम करेगा। तो वो जो अत्यधिक ऊष्मा यहाँ उत्पन्न हुई थी वो अत्यधिक ऊष्मा क्या करेगी, वो वहां पर ठंडे जल के तापमान को बढ़ाएगी, उससे ठंडा जल गर्म भाप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और जो गर्म भाप है वो उस गर्म भाप से क्या करते हैं, उसको गर्म भाप को विशेष पाइपों के द्वारा टरबाइन के ऊपर डाला जाता है, तब टरबाइन घूमती है, तब वहां पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। यहां जो गर्म भाप बनी, ठीक है, उस गर्म भाप से क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं। टरबाइन को जब चुंबकीय ध्रुवों के बीच घुमाया जाता है तो वहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, वहां पर तब विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहां पर आपने देख लिया नाभिकीय रिएक्टर से विद्युत ऊर्जा कैसे पैदा होती है। ठीक है। ठंडा जल गर्म भाप के रूप में परिवर्तित हुआ, वो गर्म भाप पाइपों के द्वारा टरबाइन के ऊपर डाली, टरबाइन जो है घूमता है, तो टरबाइन के दोनों तरफ क्या होते हैं, चुंबकीय ध्रुव होते हैं, तो उस कारण वहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण वहां पर एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर इस ढंग से हम परमाणु ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के रूप में करते हैं। ठीक है। थैंक यू।